to my channel We Study 24/7 Think Less Study More. So आज का जो हमारा सेशन है इट्स गोइंग टू बी रियली रियली इम्पोर्टेंट एंड अगर आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है इसकी इम्पोर्टेंस इसकी वेटेज बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, सो आज हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत बहुत लोग कभी बता देते हैं कि क्या टाइप के हैं आरसी, लेकिन एक फुल स्ट्रेटेजी नहीं है क्योंकि काफी सारा देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक कि इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि ये किसी ट्रिक से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बेसिकली थिंग्स व्हेन इट कम्स टू आरसी। सो आज हम सभी चीजों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे इसका क्रक्स क्या है, इसकी कुछ टिप्स क्या है, हाउ टू अटेम्प्ट, कितने टाइप के होते हैं आरसी एग्जामिनेशन में, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के कौन कौन से आते हैं, अगर ये पैटर्न आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, दूसरा पैटर्न आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। तो ये सारी बातों को आज हम लेके अपने इस सेशन में चलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, देखिए मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत आरसीज की हैं, बिकॉज जब मैंने कंपटीशन का एग्जाम दिया है और भी चीजें की हैं, पढ़ाया है, तो उसमें आरसीज को सॉल्व किया है। और मैंने भी कुछ इन्हीं टेक्निक्स को हमेशा से फॉलो किया ना। आई हैव बीन अ गुड रीडर ऑल्सो। ये तो इंपॉर्टेंट बात है। देखिए रीडिंग की तो हैबिट आपकी होनी ही चाहिए। रीडिंग तो आपको एक ऐसी है कि इट्स अ स्किल, आप इसको जितना निखारेंगे उतना ही आपको ये फायदा देगी। और ये सिर्फ एक चीज में नहीं, आपको काफी सारी चीजों में फायदा देगी, आपकी वोकैबुलरी में फायदा देगी एंड द अदर थिंग्स ऑल्सो। सो आज का सेशन अगर आपने देख लिया तो ये बात की मैं आपसे गारंटी लेता हूं, ठीक है, कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी फंसेंगे नहीं। अगर आपने जो मेरी दी हुई टिप्स हैं, अगर आपने उसको अपना लिया, जो स्ट्रैटेजी मतलब मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग, अगर आपने उस चीज को अच्छे से समझ लिया, देन आई डोंट थिंक कि कभी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या किसी भी टाइप का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाए आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। चलिए हम शुरू क्या करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा और मुझे आपका उसका जवाब भी चाहिए। एंड आप सबको यू हैव टू राइट व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू राइट नाउ इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना भी है। आई नो आपके लिए इजी होगा, बट लेट मी जस्ट सी। फिर हम धीरे धीरे करके सब चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, ए टू जेड होगा हर चीज। ठीक है, टाइप्स क्यों करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे चीजों का अप्रोच करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जितने भी आपके डाउट्स हैं, ये निचोड़ है बेसिकली ये सेशन। ठीक है, टोन क्या होती है, सेंट्रल थीम क्या होती है, लॉन्ग आरसी में कैसे करें, पहले पढ़ना चाहिए या पहले क्वेश्चन को करना चाहिए या पहले हमें पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू बेसिकली अप्रोच, हम देखेंगे कि अप्रोच कैसे करना है आपको। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इसमें मुझे बताना है कि कीवर्ड्स क्या है। अब आप सोच रहे हैं सर व्हाई यू आर आस्किंग अबाउट द कीवर्ड्स। आई विल टेल यू। ठीक है, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू नो, आई वांट यू टू टेल मी प्लीज व्हाट आर द कीवर्ड्स हियर। आपके सामने एक सेंटेंस है लिखा हुआ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड टू इंटीग्रेट विद व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोस। ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास। मुझे आपसे ये जानना है कि व्हाट आर द कीवर्ड्स। आपको अपने मन में सोचना है और हाईलाइट कर लेना है और आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पर पॉज करके कि क्या क्या इसमें कीवर्ड्स हैं। ओके ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स सी कि क्या कीवर्ड्स हो सकता है। सो द पहली पहली बात अगर मैं आपसे पूछूं, अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए, व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है सर? What do you mean by comprehension? So comprehension जो वर्ड बना, वो बना एक वर्ड से जिसको बोलते हैं comprehend, और comprehend का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब हुआ? सो अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, कॉम्प्रिहेंड एक वर्ब है, ठीक है, उसी से बना कॉम्प्रिहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ही डेफिनेशन ये लिखी थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको हाईलाइट करने हैं, आपको बताने की कीवर्ड्स क्या है। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड टू इंटीग्रेट विद व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज। अब ये जो तीन वर्ड आए यहां पर, प्रोसेस, ठीक है, अंडरस्टैंड एंड इंटीग्रेट।
अब ये कीवर्ड्स क्यों, देखिए कीवर्ड्स इट्स नॉट अ फिक्स्ड, देयर इज नो फिक्स्ड डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड। बेसिकली व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जिसके बगैर उस चीज का मीनिंग अधूरा है, दैट इज नथिंग बट योर कीवर्ड, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, टेक्स्ट को क्या करने की, प्रोसेस करने की एबिलिटी, ठीक है, मीनिंग ढूंढने की या मीनिंग को समझने की, अंडरस्टैंड करने की, और व्हाट रीडर ऑलरेडी नोज उसको क्या करने की, इंटीग्रेट करने की। इंटीग्रेट का मतलब होता है जब हम चीजों को जोड़ के उसका मतलब निकालते हैं, वी कनेक्ट द थिंग्स, राइट। सो ये तीन वर्ड आपके कीवर्ड हो गए। प्रोसेस किसको, टेक्स्ट को, अंडरस्टैंड किया, मीनिंग को समझने, और इंटीग्रेट किया जो ऑलरेडी रीडर जानता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सिर्फ खाली रीडिंग नहीं करनी होती, आपको प्रोसेस करना होता है टेक्स्ट को, उसका मीनिंग समझना होता है और चीजों को जोड़ना होता है और आपको बताना होता है, बिकॉज वो कई बार बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपसे पूछेगा। हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। लेट्स मूव अहेड। और अगर मैं आपको बता दूं कि कोई अगर यहाँ पर ये सोच के आया है कि मैं आपको 5 मिनट में बादशाह बना दूंगा या 3 मिनट की ट्रिक होगी, आई एम रियली सॉरी। कोई भी चीज अगर आपको वाकई में ढंग से सीखनी है तो आपको उसके जीरो लेवल पे जाके उसकी ओरिजिन क्या है, वो किस तरीके से अटेम्प्ट होता है, वो आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू मास्टर दैट थिंग। अब अगर आप रियली चाहते हैं, क्योंकि अगर आप छोटे मोटे पैराग्राफ, तो यू कैन सॉल्व इट इफ आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रिक्स, अगर ऐसे हो गया। लेकिन ट्रिक कहाँ से आती है, ठीक है, ट्रिक बनती है जब आप किसी चीज को समझते हैं, उसी से आप ट्रिक खुद भी निकाल सकते हो। लेट मी जस्ट टेल यू, इट्स वेरी इजी, कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है। सो इफ somebody इज हियर फॉर सम यूजलेस ट्रिक्स ऑफ 5 मिनट्स, आई एम रियली सॉरी। देखिए 5 मिनट के अंदर कोई बादशाह नहीं बन सकता। there is a way of dealing things, so that is why I have said there is no shortcut to master anything. Hard work will let you improvise and initiate the smart work, okay. सो हार्ड वर्क विल लेट यू इम्प्रोवाइज एंड इनिशिएट द स्मार्ट वर्क। देखिए होता क्या है प्रोसेस, सबसे पहले आप हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करने के बाद आप उस स्केल में बन जाते हैं मास्टर, ठीक है। और जब आप मास्टरी कर लेते हैं तो आपके अंदर एक चीज डेवलप होती है, इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है। और इम्प्रोवाइजेशन के बाद एक चीज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो ये जो ट्रेक स्मार्ट वर्क ये बाद में आता है, पहले आप हार्डवर्क के उस पड़ाव को पार करेंगे, क्योंकि जब आप हार्डवर्क करते हैं मींस कि जब आप उस चीज को समझते हैं स्क्रैच से, तभी आप किसी चीज को मास्टर करेंगे। और इम्प्रोवाइजेशन का क्या मतलब होता है, आप खुद से चीजों को खुद ही समझने लगते हैं, इम्प्रोवाइज करने लगते हैं, आपको कोई बताएगा नहीं, आप खुद समझ जाओगे, अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे डील। और वो चीज कहां से आएगी, प्रैक्टिस से, ठीक है, रीडिंग से। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप ज्ञान लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। सो दैट इज वाई नो यूजलेस क्रैप ऑफ 5 मिनट्स 3 मिनट्स, इट इज गोइंग टू बी अ लेंथी सेशन, ठीक है। बट once you are going to complete this session, I am sure that you will do very good in reading comprehension. Okay, let's move ahead. अब सबसे पहला सवाल आता है कि सर कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट होता क्यों, वाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशनिज्म। इसके दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, दो चीजों को वो लोग जज करते हैं, ठीक है। एक मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, और दूसरा कि ये एक्चुअल में देखना क्या चाहते हैं। देखिए हर चीज को एग्जामिनेशन में पूछने की एक साइकोलॉजी होती है, ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। ये आपकी सबसे पहले एबिलिटी दिखाता है कि आप चीजों को कितना जल्दी और फास्ट तरीके से बेसिकली यू कैन डिटेक्ट द थिंग्स। देखिए एक जो अच्छा रीडर होता है, आपको पता है, वो लगभग 150 वर्ड पर मिनट पढ़ सकता है। और सिर्फ पढ़ने का मतलब, रीडिंग एक स्किल होती है, इट्स अ स्किल। पढ़ने का मतलब होता है कि उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, और चीजों को लॉजिकली कनेक्ट भी कर सकता है। सो इन द सेम वे इट शोज यू लॉजिकल, तो कहीं ना कहीं यहाँ रीजनिंग भी आपके काम आती है। क्योंकि देखिए कभी कभार वो आपको ये बताएगा, ये पैराग्राफ है, वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या इंप्लाई कर रहा है ऑथर। तो आपको वहां वो डायरेक्टली नहीं बताएगा, उसने पूरा बता दिया, पूरी उसने कथा आपको सुना दी, लेकिन वो लास्ट में आपसे पूछेगा कि आपने क्या समझा, तो यहाँ आपकी रीजनिंग ही तो लगेगी। सो इट इज गोइंग टू शो योर लॉजिकल एबिलिटी टू ग्रास्प, प्रोसेस एंड कनेक्ट द थिंग्स। आप कितनी अच्छी तरीके से चीजों को ग्रास्प कर पा रहे हो, मतलब उनको समझ पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो, प्रोसेस कर पा रहे हो, और फिर उसके बाद कनेक्ट कर पा रहे हो, तभी तो आप लोग जवाब दोगे कि भाई ऑथर्स के थॉट्स ये है, ये टोन है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। हाउ यू गोइंग टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस? If you are able to grasp the things
इन अ लॉजिकल वे, राइट? सो यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ईडियम भी है, इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट द हिडन मीनिंग, राइट? ये आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट द हिडन मीनिंग। क्योंकि हिडन मीनिंग होगा, अक्सर जो अच्छे आरसीज आते हैं, जो बैंकिंग में आते हैं या जो कोर्ट के एग्जाम्स में आते हैं, वहां पर आपको वो डायरेक्टली आपको बताएगा नहीं, वो सिर्फ पूरा पैराग्राफ होगा, उसमें वो आपसे पूछेगा लास्ट में कि सेंट्रल आइडिया क्या है, टोन क्या हो गई पैसेज की, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या वो कोई सवाल पूछ रहा है या क्या कर रहा है। तो यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस। इसका क्या फायदा होता है अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखें, जब आप कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं, आप कल को यू आर गोइंग टू वर्क, ओके, सो द एनवायरमेंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट डिफरेंट फॉर पर्सन टू पर्सन, ओके। वहां कोई इंसान होगा जो पॉलिटिक्स करेगा, दे विल बी सो मेनी डिप्लोमेटिक पर्सन, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, सो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद ऑल दोस पीपल, that is why it is very important, right? So you need to read between the lines, not just for the reading comprehension purpose, but in order to understand the things in your practical life. You need to know कि क्या होता है practical life में. And the most important factor is why it is important, because it is asked in all the government exams. ये सारे government exams में पूछा जाता है। अब कैसे कैसे पूछा जाता है, मैं आपको उसका ओवरव्यू देता हूँ जल्दी से। एसएससी की बात करें, टीयर 1 में, टीयर 2 में आता है। टीयर 1 में 5 क्वेश्चन आते हैं 25 में से, और यहाँ तो 50 क्वेश्चन आते हैं। अब आप बताइए, अगर आप छोड़ के चले गए इसको तो यू वोंट बी एबल टू डू इट, ठीक है। मेंस में तो लगभग 25% का वेटेज तो यही आ गया। बैंकिंग में, पीओ में, क्लर्क में अराउंड 40 से 50% आता है। आईबीपीएस प्री मेंस में आता है, यूपीएससी में भी आता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अदर गवर्नमेंट एग्जाम सभी में आता है। और वो लोग हमें चाहते हैं कि हम 30 से 50 सेकंड में क्वेश्चन भाई रीड भी कर लें, अंडरस्टैंड भी कर लें और उसका आंसर भी कर दें। फिर ऊपर से सर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो हमें डिफिकल्ट बना रही है कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें कम टाइम में। तो बेसिकली वो चाहते हैं आप बादशाह हो जाओ। अब ये बादशाह बनना कैसे है, ये बादशाह आदमी बनना कैसे है, ये बादशाह आदमी कैसे बनेंगे आप, चलिए देखते हैं कि कैसे बनते हैं बादशाह। आगे देखते हैं, चलिए ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस है, सो यू कैन नॉट लीव दिस टॉपिक, इट इज डैम इंपॉर्टेंट, ओके। अदरवाइज योर मार्क्स इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट, राइट? सो लेट्स मूव अहेड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अगर मेन आइडिया की बात देखिए, कि अगर मैं आपको 2 वर्ड में बता दूं कि क्या होता है ये, ठीक है, तो पूरे पैराग्राफ में क्या होता है। ऐसे लेट्स से आपने कोई स्टोरी पढ़ी, ठीक है, मैं आपसे बोलूं, अगर मैं अभी आपको एक सवाल पूछता हूं कि आपने मूवी देखी कि मोहब्बतें, ठीक है, वो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि व्हाट काइंड ऑफ मूवी इज इट, आप यू विल से रोमांटिक, ठीक है। इफ आई से धमाल, सो यू विल से सर इट्स ह्यूमरस, ठीक है, कॉमेडी है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं स्त्री, तो क्या है, ये हॉरर कॉमेडी है, हॉरर भी है कॉमेडी भी है। कैसे कैसे बता दिया आपने मुझे एकदम से ये चीज, ठीक है, आपने वो चीज देखी, आपने समझ ली, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइडिया आपके पास आ रहा है। तो ये जो सेंट्रल थीम होती है ना, ये सेंट्रल आइडिया होता है। पैसेज में दो दो चीजें होंगी, तो अदर सपोर्टिंग डिटेल्स क्या हो गई आपकी पैराग्राफ में। एक तो मेन आइडिया होगा कि वो पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहा है, वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, वो पोवर्टी के बारे में बात कर रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है, वो फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा है, या वो इमोशंस के बारे में बात कर रहा है। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ डिटेल्स होंगी, जैसे फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगी, आइडिया होंगे, ठीक है, डेटा होगा। जैसे कि अगर मूवी की बात करूं कि आपने बता दिया कि मूवी कैसी है, थ्रिलर है भाई, ये कॉमेडी है, ठीक है, इट्स अ सस्पेंस काइंड ऑफ मूवी, लेकिन उसके अंदर अदर सपोर्टिंग डिटेल क्या होंगी, जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, जो हीरो हीरोइन है, उनकी स्टोरी के क्या क्या पार्ट है, क्या क्या हुआ, वो सपोर्टिंग डिटेल हो गई। सो दिस इज जस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये दो चीजों का, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू थिंग्स ओनली, ओके। अब आते हैं हम अगले पे। अब यहां पर सवाल आता है कि टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या क्या होते हैं सर, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, बिल्कुल देखिए, कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा होता है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके चीजों को लिख के दे देते हैं कभी कभार कुछ कुछ बुक्स में। मैंने सब चीज का निचोड़ यहाँ आपको बताया है। आपको ये चीज याद रखनी है कि एक तो आपके पास लॉन्ग आरसी आता है और एक आता है शॉर्ट आरसी। ये ज्यादातर देखा गया है एसएससी में, ठीक है। जो शॉर्ट आरसी आते हैं, सबसे पहले तो वो इजी टू अटेम्प्ट होते हैं और आप उनको पहले पढ़ सकते हैं। हम इस अप्रोच पर भी आएंगे कि आपको करना कैसे है, क्योंकि बहुत से लोगों में यू नो
there's a kind of confusion that what you have to do, कि आपको कौन सी अप्रोच लगानी है, पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, लेकिन जनरली अगर मैं आपको देखूं तो एसएससी में आपके आता है इजी शॉर्ट। अगर शॉर्ट आरसी आ रहा है तो आप पहले उसको पढ़ लें, रीड इट फर्स्ट, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम जाएगा नहीं, और फिर उसके बाद क्विकली क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चंस को देखें, कीवर्ड ढूंढें एंड यू कैन आंसर। और ये ज्यादातर फैक्चुअल होता है, ये डेटा दे देगा, ये आपसे पूछ लेगा। देखिए ये तो सभी कर लेंगे ना डेटा के आगे, जैसे कि भाई 2008 में कौन प्रधानमंत्री बना था, उस पैराग्राफ में आंसर होगा, आपने देख के लिख दिया, ठीक है। ये कितने परसेंटेज से बढ़ा, तो आपने बता दिया 16% से बढ़ा, तो ये सब आंसर आपके ऑलरेडी पैराग्राफ में होंगे। तो इस टाइप के पैराग्राफ को करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दे कैन बी इजिली डन। बट व्हेन इट कम्स टू दीज लॉन्ग आरसीज, भाई ये आते हैं बड़े बोरिंग बोरिंग, ठीक है। द हिंदू का आर्टिकल दे देंगे, बहुत बड़े बड़े बहुत अजीब अजीब से पैराग्राफ आते हैं कि आपको लगेगा कि यार मैं इतना पढ़ूंगा बैठ के, हाउ एम आई गोइंग टू आंसर विद इन दिस लेस टाइम, राइट। तो इसलिए, और ये ज्यादातर आपके स्टोरी बेस्ड भी आते हैं, या ज्यादातर जो आपके आते हैं स्टोरी बेस्ड आएगा, बड़ा आएगा तब भी आप कर लोगे। जैसे कि टर्टल की कहानी आ गई, कछुए की, या फिर रैबिट की कहानी आ गई, वहां आपने बता दिया, तो वहां आपको आइडिया होगा कि हाँ ये कहानी है, ऐसे ऐसे उसमें होता है। लेकिन अगर नॉन स्टोरी बेस्ड आ जाए, आर्टिकल्स, फिलोसफी, कोर्ट के बड़े बड़े जजमेंट्स, या भी कोई स्कीम लॉन्च हुई है, कोई कोई आर्टिकल आ गया, देन आप फंसते हो। तब आती है प्रॉब्लम कि सर कैसे देखें, कैसे करें, कैसे नहीं, हमें समझ में नहीं आता कि कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करें उसी चीज को। उसी में तो बनना है आपको बादशाह, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। तो ये हो गया टाइप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कि किस किस टाइप के आते हैं। अब मैं यहां पर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बताते हुए चलूंगा कि जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इन 7 चीजों के इर्द गिर्द ही घूमेंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। इससे बाहर आपके क्वेश्चन जाएंगे नहीं। मैंने आपको जैसे बताया कि एसएससी की बात करते हैं तो मोस्टली इजी क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि फैक्ट पूछ लेगा, डिटेल पूछ लेगा, डेटाबेस पूछ लेगा, ये इजी होते हैं। लेकिन अगर हम बैंकिंग की बात करें, यूपीएससी की, कोर्ट एग्जाम की, स्टेट एग्जाम्स की, या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो यहाँ पर ज्यादातर लॉन्ग आरसीज आते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ जो सवाल उसने पूछा, आपको थोड़ा सा उसमें रीजनिंग लगानी पड़ेगी कि इसका कहने का मकसद एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो थोड़े लेंदी पैराग्राफ्स आते हैं, तो हिडन मीनिंग होता है उसमें। अब कुछ टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछने को या आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे, ये डैम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 चीजें जो अब मैं बताने आपको जा रहा हूं, एक ये और एक ये। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ में 90% चांस है कि वो पूछेगा पूछेगा। वो आपसे पूछ लेगा व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट और इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है उसका कहने का मकसद क्या है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, लेकिन पूरे पैराग्राफ में उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सजेशन है, क्या वो इंट्रोस्पेक्ट करने की बात कर रहा है, क्या वो समाज में किसी सुधार की बात कर रहा है, या वो कोई रोमांटिक बात बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ठीक है। क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसमें दिमाग लगाना है, अच्छे से उसको देखना है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जो पैटर्न है पूछने का, वो या तो वो पूछ लेगा ऑथर सजेस्ट क्या करता है, इंप्लाई करता है, या वो सिंपली पूछ लेगा कि व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई। So the basic idea here is to test your comprehension skills, basically the way to find out the intended meaning, ठीक है। यहाँ वही है कि यहाँ पर आपकी वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है, और आप इंटेंडेड मीनिंग, जो उसकी इंटेंशन है, मतलब बेसिकली ये हो रहा है भाई कि यहाँ पर देखिए 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक होती है इम्प्लिसिट, आपने ये वर्ड सुना होगा, ये आपका पैराग्राफ में आएगा, ये आएगा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है खुलेआम, जो बिल्कुल दिख रहा है, जो कि एविडेंट है, ठीक है। जब ऐसा कुछ होगा पैराग्राफ में तो वो आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको दिख जाएगा कि इसने इकोनॉमी की बात करी है या इसने इस चीज की बात करी है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। बट इम्प्लिसिट जब होगा, जब वो कहेगा भाई भावनाओं को समझो, फीलिंग्स को समझो, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को आपको समझना होगा भाई, ठीक है। जब आप फीलिंग्स को समझेंगे, और फीलिंग्स को समझना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है, इतना भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है, आई नो। बट किसी किसी की फीलिंग्स को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आई नो, यू नो। I hope you are getting what I'm trying to say. Yes, all the boys. Okay, so main theme or central idea will be asked. So thoughts of the author. So पहला क्वेश्चन ये हो गया, और जोक्स अपार्ट फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया कि मेन थीम और सेंट्रल आइडिया क्या होगा। वो आपसे ये भी पूछ लेगा कि मेन थीम क्या है भाई, सेंट्रल आइडिया क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हॉरर है, ये क्या किस टाइप का है। यहाँ पर वो थॉट्स, उसके विचार क्या है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट बहुत कम आता है, इम्प्लिसिट
ज्यादा आता है, छुपा हुआ होगा, जो कि सामने नहीं है, हिडन है कहीं ना कहीं, वो आपको जानना है, आपको उसकी फीलिंग्स को समझना है, ठीक है। चलिए फिर अब हम देखते हैं। अब आता है थर्ड टाइप का क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वो आपसे पूछ लेगा टोन क्या है। यहाँ मैक्सिमम बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर टोन कैसे बताएंगे हम, क्या होता है। देखिए आरसी में टोन्स बहुत टाइप की होती हैं, ठीक है, एक टोन तो नहीं होती। अगर मैं यहाँ सारी लिखने बैठ गया तो पूरा का पूरा सेशन सिर्फ टोन पे ही निकल जाएगा। बट आपको उन सब चक्करों में पढ़ना नहीं है, मैंने यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट वाली दे दी है, बाकी भी इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको उस वर्ड का मीनिंग ही समझना है। टोन कुछ नहीं होता, टोन इमोशंस होते हैं बेसिकली, ठीक है। जब आप किसी इंसान से बात करते हो और वो आपसे बात कर रहा होता है, तो आपको उसकी बात से समझ में आता है कि वो ह्यूमर कर रहा है, ठीक है, वेदर ही और शी इज ट्राइंग टू बी सरकास्टिक और क्रिटिकल और सिनिकल, या वो नॉस्टैल्जिया हो रहा है, या फिर और इज इट। सो वो आपको जैसे बात करने में समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से जो ऑथर है, जब वो कुछ भी बताएगा तो उसकी टोन, मतलब टोन क्या है पैराग्राफ की, वो किस टोन में बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट किया है, बाकी भी आती है लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये 90% पूछी जाती है। सबसे पहले जो टोन आती है वो आती है आपकी नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ऑथर यहाँ पर क्या होता है ना, कि इस तरीके की टोन अगर होगी पैराग्राफ में, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको देता हूँ टिप। तो ऑथर अपने आप को ही कैरेक्टर बना देगा, ठीक है, मतलब अपने आप को कैरेक्टर बना के वो एक तरीके का नरेशन करेगा। उसका जो फोकस होगा ना यहाँ, लेट्स से कि आप कहीं गए, ठीक है, कोई ऑथर है वो कहीं गया घूमने के लिए, लेट्स से वो बरेली गया या वो कहीं साउथ में गया। अब वो अपने नजरिए से चाहता है कि आप चीजों को समझें, ठीक है। ही और शी वुड लाइक यू टू विजुअलाइज द थिंग्स। जो वो देखता है वो अपनी आंखों से, मतलब आपको वो दिखाना चाहता है, वो अपने आप को कैरेक्टर बना लेगा। उसका पूरा फोकस डिटेल पे होगा कि क्या प्लेस था, मैं यहाँ गया, मैंने ऐसे खाया, ये खाना अच्छा होता है। वो चाहेगा कि आप उसकी नजरों से जियो जो उसने जिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव। बेसिकली ही और शी इज ट्राइंग टू डू अ नरेशन और अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हो गया आपका नैरेटिव। अब आता है जोवियल। जोवियल का मतलब होता है बड़ा खुश होना, ठीक है। जॉकुलर का मतलब होता है मजाकिया, और ह्यूमरस का मतलब भी होता है मजाक करना, ठीक है। तो अगर वो किसी चीज पे मजाक कर रहा है, आपको लग रहा है, तो वो सेंटेंस में बार बार किसी चीज में ह्यूमर लेके आ रहा है, तो ये इजिली डिटेक्टेबल है, यू कैन टेल दैट ह्यूमरस है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टोन आती है सरकास्टिक टोन, ठीक है। इसमें जो मीनिंग होगा वो कंप्लीटली ऑपोजिट होगा। आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय सरकाजम, राइट? जब कोई इंसान टॉन्ट करता है, ठीक है। और अक्सर क्या होता है ना, कि जैसे टॉन्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोग कभी कभार बोल देते हैं ना कि भाई कोई आया दोस्त, वो आया तो बहुत लेट है, लेकिन हम कहते हैं भाई बड़ा जल्दी आ गया यार दोस्त तो क्या हुआ, हमने बात तो पॉजिटिव बोली लेकिन इसका मीनिंग नेगेटिव आया, राइट? हमने उसको टॉन्ट किया, वो चीज एक्चुअल में नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमने बोला। तो अगर इस टाइप की टोन होगी ऑथर की, तो ऑथर आपको उसमें दिखेगा कि वो टॉपिक से फेवर में नहीं है, वो कहीं ना कहीं ही और शी इज ट्राइंग टू डू दी सरकाज़म। ओके, सो यहां अक्सर लोग इसको कंफ्यूज करते हैं जॉकुलर से, लेकिन ये टोन ज्यादातर नेगेटिव टोन में होगी और ये एक तरीके का पॉजिटिव टोन होगा, ठीक है। ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। अब आता है क्रिटिकल और सिनिकल। देखिए क्रिटिकल, जहां आपको वर्ड देखिए, क्रिटिकल का मतलब होता है सीधा सीधा क्रिटिसाइज। भाई यहां पर तो आपको दिखाई देगा, एक तो ऑथर बड़ा ही किसी चीज का डीप एनालिसिस करता है, मतलब बहुत गहराई से किसी चीज की बात कर रहा है, ठीक है। और आपको दिखेगा कि उसकी टोन बड़ी क्रिटिकल है। आपको लगता है जैसे कोई इंसान, उसको कुछ भी बोलो तो हमेशा फॉल्ट ही निकालता है, भाई इंडियन इकोनॉमी में ऐसा नहीं है, यहाँ लोग इतने गरीबी से मरते हैं, यहाँ पर जॉब्स नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है, इस टाइप की चीजें। क्रिटिकल। और सिनिकल कौन होता है? सिनिकल वो इंसान होता है, सिनिकल इज अ टाइप ऑफ पर्सन हु स्नीयर्स एट द बिलीफ, जो दूसरे के बिलीफ को या उन पर क्रिटिसाइज करता है, अटैक करता है बेसिकली। सो फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड यहां आपको दिखेगा ऑथर का, ठीक है, नेगेटिव सेंस में। इट मे ऑल्सो इंडिकेट अ डीप एनालिसिस ऑफ एन इश्यू विद एन इम्पार्शियल आउटलुक, ठीक है। द सिनिकल टोन इज व्हेन द ऑथर कन्वेज अ डाउटफुल। यहाँ आपको वो डाउटफुल दिखाई देगा, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड होगा उसका। दिस इज समथिंग। अब आता है नॉस्टैल्जिक। अब नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है? जब आप किसी पास्ट की चीज को लेके दुखी होते हो या आप याद कर रहे होते हो। सो बेसिकली व्हेन यू आर लॉन्चिंग फॉर द पास्ट, इट इज नॉट नॉस्टैल्जिक। जैसे हम कभी कभार बोलते हैं
कि जैसे मैं कहीं लास्ट ईयर कहीं गया था और आज वो ही डेट है, तो आई विल से टुडे आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक बिकॉज लास्ट ईयर एट द सेम डे आई वेंट टू दिस प्लेस। ठीक है, आप पुरानी बातों को सोच के कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अपसेटनेस है, यू आर नॉट हैप्पी, आप याद कर रहे हो। तो इसमें जैसे वर्ड्स आते हैं आई विश, आई वर, इस टाइप के अगर ज्यादातर पूरे पैराग्राफ में है तो ये टोन होगी नॉस्टैल्जिक। ठीक है। असरबिक, असरबिक का मतलब होता है थोड़ा खट्टा, या मतलब थोड़ा सा हार्श होना। हार्श का मतलब भी यही होता है कि आप किसी पे बहुत ही सीवियर हो रहे हो, मतलब आप, ठीक है, किसी। और बिटर का मतलब कड़वा होता है, कॉस्टिक का मतलब होता है जहरीला, विट्रियोलिक का मतलब भी होता है जहर से भरा हुआ। हार्श का मतलब होता है जब हम किसी को ओके थोड़ा सा हार्श वर्ड्स बोल देते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि भाई ऑथर के अंदर एक कंप्लीट डिससेटिस्फेक्शन है किसी इंसान को या किसी चीज को लेकर, वो बहुत बुरी तरीके से उससे डिससेटिस्फाइड है और वो जहर ही उगल रहा है। ये यहाँ पर आपको जहर उगलता हुआ ही दिखाई देगा भाई। ठीक है, कि वो यहाँ पर यही कर रहा है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। फिर आती है कॉमिसरेटिंग। ओके, एक कॉमिसरेटिंग टोन क्या होती है? कॉमिसरेट का मतलब होता है बेसिकली ये ऐसी टोन होती है जो ज्यादातर पेन को, दर्द को दिखाती है, सेंसिटिविटी को दिखाती है किसी भी इंसान की। ओके, लेट्स से बहुत सारे लोग किसी मैयत में इकट्ठे हो गए, ठीक है, कोई कोई लास्ट हो गया, रिचुअल हो गया, तो यहाँ पर जो राइटर होगा ना वो आपको दिखाएगा कि देखो जो उन लोगों ने ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है, वो लोग कितना झेले हैं अपनी लाइफ में, कितनी प्रॉब्लम हुई है, तो यहाँ उनके दर्द को दिखाने की कोशिश करेगा। सो दीज काइंड ऑफ पैराग्राफ्स विल बी कॉमिसरेटिंग। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंट्रोस्पेक्टिव। भाई यहाँ तो वो आपको चाहता है कि ठीक है कि आप रिव्यू करो, आप अपनी फीलिंग्स को एनालाइज करो। मतलब बेसिकली इंट्रोस्पेक्टिव टोन एक सेल्फ एग्जामिन होती है। बेसिकली यहाँ आपको वो चाहता है कि आप रिफ्लेक्ट करो अपनी फीलिंग्स पे, अपने एक्शंस पे। वो इस टाइप के सवाल पूछेगा, क्या समाज में ये ऐसा होना चाहिए? क्या हम औरतों को उनके हक दे पा रहे हैं? क्या आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं? क्या आपको नहीं नहीं लगता कि हमें आज भी बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है, हमारी सोच बहुत पीछे है? इस तरीके के सवाल वो आपसे करेगा। वो चाहता है कि इंट्रोस्पेक्ट करें, आप अंदर झांक के देखें भाई, आप कॉन्टेम्पलेट करें, सोचें, ठीक है, कि समाज में आप किस तरीके से बदलाव लेकेंगे या किसी भी चीज में। ठीक है, तो हियर ही और शी वांट्स टू सेल्फ एग्जामिन एंड रिफ्लेक्ट अपॉन वंस एक्शन एंड फीलिंग्स। सो यू मे फाइंड दिस एज कॉमन टोन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये बहुत कॉमन टोन है, लेट मी जस्ट टेल यू। देन आती है एक सजेस्टिव टोन। इसका सिंपल सा मतलब है आप किसी को सजेशन दे रहे हैं भाई कि यू मस्ट डू इट, आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, समाज में ऐसा लेके आना तो आपको ऐसा करना चाहिए, औरतों के हक के लिए ऐसा करना चाहिए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सजेस्टिव। और बायस्ड का मतलब तो आपको पता है, आप पार्शल होता है किसी चीज के टुवर्ड्स। ठीक है, ये भी एक तरीके का एक दिखाता है कि आप इंक्लाइंड हो किसी इंसान की तरफ। लेट से आपका कोई फ्रेंड है, वो गलती भी करता है, लेकिन आपसे कोई आके पूछता है कि यार देख इसने गलत किया, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो नहीं नहीं भाई वो सही है। इट मीन्स आप बायस्ड हो, आप इंक्लाइंड हो उसकी तरफ। ठीक है, आपकी प्रोक्लेविटी है। ठीक है, तो यहाँ होगा बायस। तो ये होती है टोन्स, डिफरेंट डिफरेंट टोन्स। तो मैंने आपको टोन्स के बारे में बता दिया। आई होप आपको टोन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी दो टोन्स, ये एक नैरेटिव वाली क्रिटिकल, और ये इंट्रोस्पेक्टिव सजेस्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायस्ड भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फिफ्थ बात आती है आर्ग्यूमेंट, कॉजेज एंड इफेक्ट। आपको कई बार दिखाई देगा कि जैसे वो अजम्पशन भी ले रहा है। ठीक है, उसने कोई अज्यूम किया पैराग्राफ में, बेसिकली ये होता है ट्रैप, वो आपको फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कॉजेज और इफेक्ट का आपको दिखाई देगा, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको आगे किस तरीके से दिखाना है, आर्ग्यूमेंट्स को किस तरीके से शो करना है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर ये वोकैबलरी से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। मेरे भाई आप मुझे एक बात का जवाब दो। लेट्स से अगर आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें 4 से 5 तो आपकी वोकैबलरी के क्वेश्चन आ गए। तो अगर आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग है, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, ईडीएम एंड फ्रेजेस आते हैं, ठीक है, तो आपके 10 क्वेश्चन में 40 से 50% का तो वेटेज सिर्फ इसी इसी का हो गया। और आपको अगर मीनिंग पता है तो आपको पैराग्राफ पे जाने की जरूरत नहीं। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहले तो ये आपका टाइम सेव करता है। ठीक है, दूसरी बात ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है भाई। ठीक है, कैसे? आपने सबसे पहले क्वेश्चन देखे, आपने फिल्टर कर लिए कि भाई ठीक है यहाँ पर आपका ईडीएम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है, सिनोनिम्स। आपको अगर वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, आप जानते हो, तो आप फौरन आंसर कर दोगे 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो आप बाकी सब क्वेश्चन है उसको आप पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तब आप पैराग्राफ के ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से होता है।
सो वोकैबलरी, और फिर वोकैबलरी से कुछ नहीं होता। लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। जो जो लोग बोलते हैं कि वोकैबलरी से कुछ नहीं होता, लेट्स से कि कोई वर्ड आया bemused, ठीक है। ये पैराग्राफ में पूछा नहीं गया है क्वेश्चंस में, लेकिन आपको इसका मतलब पता ही नहीं है। अगर आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग होगी, तो अगर आपके ऐसे वर्ड आ रहे हैं, bemused आ गया या सेवेंट आ गया लेट्स से, या बिनाइन आ गया लेट्स से, कोई ऐसा वर्ड आ गया, तो अगर आपको इसका मीनिंग पता ही नहीं है, तो अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो उससे भी तो आप मीनिंग निकाल सकते हो ना। अगर आपको मीनिंग पता है और दो सेंटेंसेस कनेक्ट हो रहे हैं इससे, तो अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता, तो आपको पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए वोकैबुलरी इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैं आपसे शुरुआत से कह रहा हूं कि जो इंसान 1 साल से या 8 महीने से भी न्यूज़पेपर के एक दो आर्टिकल पढ़ता हुआ आ रहा है, उसके लिए आरसी एक पीस ऑफ केक है, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी ऑलरेडी स्ट्रांग है, ठीक है। और उसकी रीडिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी पढ़ेगा, जल्दी समझेगा और जल्दी से वो आंसर कर देगा, क्योंकि उसकी निगाह ऐसे ही घूमेगी। वो स्किल होती है, ठीक है, और वो टाइम के साथ आती है। तो अगर आज से भी आप शुरुआत करें, तो आप आज से भी दो दो आर्टिकल पढ़ें, आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। जिन लोगों का एग्जाम अभी है या लोग आगे देने वाले हैं, वो अभी से ये चीज सोचें कि हाँ, हमें रोज पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि वोकैबुलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझना कैसे है, हाउ टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज। सर, पैसेज को हम समझे कैसे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल्डन रूल मैंने यहां लिखा है, वो ये है कि नेवर एवर लेट योर ओपिनियंस, थॉट्स, पर्सपेक्टिव टू आंसर द क्वेश्चन। भाई, आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर पैराग्राफ में जैसा लिखा हुआ है, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। दिस यू हैव टू डन। यू डोंट हैव टू पुट योर ब्रेन। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपनी ओपिनियन, अपने थॉट। आप प्लीज मोह माया से दूर रहें, ठीक है। जैसा उसने पूछा है, जो वो बताने की कोशिश कर रहा है, उसी की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, ओके। अपना दिमाग मत लगाना, ओके। ये गोल्डन रूल है सबसे पहला। जैसा उसने बताया वैसे वो आपको कई बार फंसाने की कोशिश करता है। कैसे करता है? ये ट्रैप्स होते हैं, ठीक है। एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो अक्सर इस तरीके के वर्ड यूज करेगा, वी मस्ट, वी शुड, एट एनी कॉस्ट, वी हैव टू डू दिस। ये एक्सट्रीम सिचुएशन, इट्स अ बिग नो, बिग नो। आपको एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है मेरे दोस्तों, ठीक है। एक्सट्रीम सिचुएशन इज अ बिग नो, यू हैव टू अवॉइड दिस। ये एक ट्रैप होता है, ये माया जाल होता है, ये एक मोह मोह माया है जिसमें आपको फंसनी नहीं है, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रैप, यू डोंट हैव टू बी देयर इन दिस ट्रैप। वो ये कहने की कोशिश करेगा, वी मस्ट, वी शुड, एट एनी कॉस्ट, वी हैव टू डू इट, ओके। इस तरीके के वर्ड आपसे यूज करेगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। दूसरी बात, स्टीरियोटाइपिंग और जनरलाइजेशन आपको पैसेज में अवॉइड करनी है। स्टीरियोटाइप क्या होता है? भाई, लड़के हैं, लड़के होके कोई तू यार रो रहा है, बता। लड़कियां हैं तो सिर्फ घर का ही काम करेंगी, ठीक है, जॉब कर नहीं सकती। ये होता है स्टीरियोटाइप। इसको आप प्लीज दूर रखें अपनी लाइफ से भी और पैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। ये दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ बेनिफिट इन योर लाइफ, इन योर पैसेज एज वेल, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलिमिनेशन। देखिए, लेट से आपको 4 क्वेश्चन आपके पास आए, उसमें ऑप्शन है। बाज बाज दफा तो इतने ऊट पटांग ऑप्शन होते हैं कि आपको लगता है कि इतने सड़े हुए ऑप्शन दिए हैं, तो उसको हटा दीजिए आप, ठीक है। तो एलिमिनेशन करते करते आपको किसी चीज का आंसर नहीं भी पता, देन ओनली, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर, तो आप वहां पर आंसर कर देंगे, ठीक है। सो एलिमिनेशन इज द की। so these are the important things by which you have to go about. सो क्विक टिप्स क्या है? सबसे पहले स्ट्रक्चर को जाने, पैराग्राफ के कि पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है, उसको देखें, आइडेंटिफाई करें कीवर्ड्स पढ़ते हुए, ठीक है। क्विकली रीड द क्वेश्चन बिफोर रीडिंग द पैराग्राफ। देखिए, अब मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि अगर शॉर्ट आरसी आता है तो आप पहले पढ़ लें, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग आरसी आता है, तो जो टेक्निक है वो बेसिकली उसको बोलते हैं स्किमिंग। उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, जल्दी से, आपके पास जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने पढ़े, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, आपने उसका मेन 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 पॉइंट देख लिया, फिर आप जल्दी से पैराग्राफ पे आए और पैराग्राफ को आपने पढ़ते हुए शुरू कर दिया। इस तरीके से 1-2 मिनट का टाइम लेके करना। सबसे पहले आपको वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपका टाइम बचाएगा। आपको आइडेंटिफाई करनी है रीजनिंग क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो पैराग्राफ में। हमेशा मेन आइडिया सर्च करिए रादर देन फोकसिंग ऑन माइनर डिटेल्स। माइनर डिटेल पे कम ध्यान दीजिए, मेन आइडिया पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है।
और ऑर्गेनाइजेशन देखिए कि क्या है, कि क्रोनोलॉजिकली, सीरियली, लॉजिकली, फंक्शनली, हर तरीके से क्या बेसिकली वो ऑर्गेनाइज्ड है। और आपको देखिए मोटिवेशन और इंटरेस्ट तो जगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। और ये कैसे होगा, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको एक डेवलप करनी, यू हैव टू डेवलप अ वेरी गुड वोकैबुलरी, अदरवाइज यू वोंट एबल टू क्रैक इट। ओके, मैं ये नहीं बोलता देखिए आप इजी वाले कर लेंगे लेकिन वोकैबुलरी से आपके मार्क्स जाएंगे, ठीक है, आप बाकी सब क्वेश्चन कर लेंगे। ये भी एक मिथ है कि आपको वोकैबुलरी नहीं आती, लेकिन आप डेवलप तो यू कैन डू इट ना। और एक्टिव रीडर बनिए, बिकॉज जो रीडिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बेसिक फाउंडेशन है, ठीक है, पैसेज को समझने की एक अच्छे मैनर में। और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालने की कोशिश करिए अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स से मैं आपसे बोलता हूं कि स्केड्यूल, ठीक है, स्केड्यूल का मीनिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं जॉब में हूं तो जॉब का अलग होगा, घर पे मेरा अलग होगा, पैसेज में किसी और चीज की बात। तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालिए, अगर आपको इसका मीनिंग भी नहीं पता तो कॉन्टेक्चुअल निकालिए मीनिंग कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ऑथर ने पैराग्राफ के अंदर कोई ओपिनियन फॉर्म करी है या अजम्पशन लिया है तो इसको निकालने का तरीका रामबाण क्या है, पेनेशिया। आपको फोकस करना है इन वर्ड्स पर। अगर इस तरीके के वर्ड्स आपके पैराग्राफ में आ रहे हैं, देयरफॉर, ठीक है, लेट मी जस्ट डिलीट इट, ये आपके वर्ड आएंगे, देयरफॉर, दस, ओके, कंक्लूड, एज अ रिजल्ट ऑफ, ये आपको पकड़ना है पैराग्राफ में। देयरफॉर, thus, conclude, hence we concluded, hence, in conclusion to, the outcome of this is this। इस टाइप के वर्ड अगर आपके पैराग्राफ में दिखते हैं, इस पे आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देना है, क्योंकि इससे आपको कहीं ना कहीं काफी हद तक ऑथर की ओपिनियन का या उसकी अजम्पशन का पता लग जाएगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या therefore thus hence we conclude that as a result of, in conclusion to this, okay, so in this way you have to take care of these things। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्किमिंग एंड बॉटम अप अप्रोच। मैंने आपको शुरुआत में बताया लॉन्ग आरसी, शॉर्ट आरसी। शॉर्ट आरसी का तो आपको बता दिया मैंने, ये ज्यादातर एसएससी में आते हैं। आपको पहले पैराग्राफ यू कैन रीड दैट एंड देन यू कैन क्विकली आंसर द क्वेश्चंस। लॉन्ग आरसी में दिक्कत होती है, देखिए ये होती है जब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं ना और फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं 1 2 3, इसको बोलते हैं टॉप डाउन, ठीक है, अप्रोच। ये होती है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या करनी है, आपको स्किमिंग करनी है, ठीक है। लॉन्ग आरसी है और कसम से कभी कभार तो इतना गंदा आरसी आता है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप सोचोगे कि इसको करना कैसे है। सो वहां पर आपको जरूरी नहीं है कि पढ़ना है, यही तो टेक्निक है। आपको क्वेश्चंस को देखना है। आपके लेट्स से क्वेश्चन आए, आपने पहला क्वेश्चन देखा, सबसे पहले आपने तो जो आपकी वोकैब के क्वेश्चन है वो आपने कर लिए, उसके बाद फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे आए, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कीवर्ड होगा, जैसे 2008 में ऐसा हुआ, ठीक है, या वो किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, इलेक्शंस के बारे में बात कर रहा है, लेट्स से, ठीक है, इस तरीके का। तो आपने क्विकली 1-2 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन पढ़े और आपने वो कीवर्ड अपने दिमाग में बिठा लिए, फिर आप गए पैराग्राफ के ऊपर। फिर आपको पढ़ते हुए चलना है और जहां जहां वो वर्ड आएगा वहां पर आपको ध्यान देते हुए चलना है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसको बोलते हैं स्किमिंग, कि आप पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे, आपने दूध की मलाई निकाल ली, दूध छोड़ दिया वहीं के वहीं, ठीक है, ऊपर की मलाई निकाल ली और दूध वैसे के वैसे छोड़ दिया। ऐसे ही ये पूरा पैराग्राफ है, आपको पढ़ते हुए चलना है, आप ऐसे ऐसे करते चलेंगे। लेकिन उसमें जो कीवर्ड है या इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपको ऑफलाइन मोड में आता है तो आप उसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे अपने पेन से, इफ इट इज अलाउड, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपने देखा अच्छा एक वर्ड और आया, फिर आपने वहां पर हाईलाइट कर लिया, फिर आपने कर लिया, इस तरीके से बहुत तेजी के साथ आपको पढ़ते हुए चलना है। ध्यान वहां देना है जहां कीवर्ड्स हो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। इसको बोलते हैं स्किमिंग एंड बॉटम अप अप्रोच। ये बॉटम अप अप्रोच आपके काम आएगी लॉन्ग आरसी के अंदर। जो लॉन्ग आरसीज आपके आते हैं, इट इज रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। और ये देखिए एक बार में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि अभी सर ने बता दिया मैंने तो किया, मुझे नहीं आया। आप कम से कम 10-15 सेट लगाइए, तो फिर उसके बाद आपकी जो एक स्किल बनेगी, जो आपका पेस बनेगा, देन यू विल बी अमेज्ड टू सी दिस, ओके। सो हेंस वोकैबुलरी इज द की टू सक्सेस। ये तो है ही, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, आपको आरसी को क्रैक करने में, इसका पूरा पोस्टमार्टम करने में कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो वोकैबुलरी इज द की टू सक्सेस। बी अ गुड रीडर, इट कैन डू वंडर्स, ठीक है। बहुत सारे फायदे होते हैं, या आपकी बेटर राइटिंग स्किल्स करेगा, वोकैबुलरी बढ़ाएगा, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपकी मेमोरी भी इंप्रूव होती है। सो रीडिंग तो आपको करनी चाहिए।
ठीक है। तो चलिए अब मैं आपके लिए एक सेट लेके आया हूँ, उसको हम क्विकली देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कितना बड़ा सा सेट है। ये 3-4 पैराग्राफ यहाँ पर है, यहाँ है तीन, इतना बड़ा ये द हिंदू का आर्टिकल है। और इसकी लैंग्वेज भी आपको लगेगी क्या दे रहा है, एक तो पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करेगा, इतना गंदा सा है ये पैराग्राफ, बहुत बहुत बेकार पैराग्राफ है। ठीक है, और आप सोचोगे कि यार इसको करना कैसे है, कैसे नहीं करना। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपने ये पैराग्राफ देख लिया, आपको पढ़ना नहीं क्योंकि लंबा पैराग्राफ है। आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए आपके लिए ये पूरा पैराग्राफ तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करूंगा। और सेकंड, आपको प्रॉमिस ये करना है कि जो बाकी क्वेश्चंस मैं आपको छोड़ूंगा उसको आपको उसके आंसर्स मुझे चैट बॉक्स में लिख के देने हैं। लेट मी सी कि कौन कौन करेक्ट आंसर देता है। ठीक है, तो यहाँ हमने फटाफट इसको देख लिया, अब हम आगे क्वेश्चंस पे। अच्छा ठीक है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्विकली क्वेश्चंस को सॉर्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे। पहले आप देखते हैं कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। देखिए ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन आ गया कि मोस्ट सिमिलर मांग रहा है, मतलब ये आपका पूछ रहा है सिनोनिम। ये भी आपको ध्यान से देख के चलना क्योंकि कभी कभी हम जल्दी में ये नहीं पढ़ते हैं। तो ये आ गया आपका मोस्ट सिमिलर वर्ड, मीन सिनोनिम्स की बात हो रही है। सो स्क्रॉल्स का क्या मतलब होता है, स्क्रॉल का देखिए, स्क्रॉल का मतलब सिंपल सिंपल होता है कि डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जब हम कागजों की बात करते हैं, जो दस्तावेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉल। एमलेस तो बिल्कुल बेकार है, एलिमिनेशन से रोलिंग का कोई मतलब नहीं है, नन, तो ये बिल्कुल बेकार आंसर हो गया। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट इज द राइट आंसर। अब आप आते हैं आगे, आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट का मीनिंग इसने सिमिलर पूछा है। आउटस्कर्ट का मतलब होता है भारी भारी तौर पर, जैसे अगर आपका ये सर्किल मैं बना दूं तो ये बाहर बाहर के। आउटस्कर्ट का मीनिंग, ये डाउन ट्रोडन तो बिल्कुल हो नहीं सकता, डाउन टाउन, सेंटर तो हो नहीं सकता, ये दो तो बिल्कुल बकवास आंसर है। ठीक है, ये तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी बची, 50-50 हो गई आपकी। ठीक है, तो अवे भी हो सकता है एंड पेरी फेरी कैन ऑल्सो बी द आंसर। लेकिन अवे का मतलब होता है दूर होना, और व्हाट डू यू मीन बाय पेरीफेरी, इसका मतलब होता है बाहरी सतह पर, आउटस्कर्ट्स पर। ठीक है, जैसे आपका शहर है तो आउटस्कर्ट पर, शहर के आउटस्कर्ट पर, तो पेरीफेरी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यहाँ आपको सिनोनिम बताने थे। हो गया, कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड्स। दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब आप आते हैं यहाँ पर मोस्ट अपोजिट वर्ड। यहाँ आपको पैराग्राफ भी देखना नहीं पड़ा। लैडन, लैडन का क्या मतलब होता है, लैडन का मतलब आपको पता है कि ये एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बर्डन। ठीक है, कोई बोझ, कोई भारी चीज को कैरी करना। ठीक है, अब भारी चीज की बात हो रही है और हमें ऑपोजिट बताना है, तो फुल तो हो ही नहीं सकता, ये कैंसिल हो गया। ये रियल पैराग्राफ है, मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और चार्ज्ड तो नहीं हो सकता, चार्ज का मतलब भी होता है भाई बैटरी फुल हो गई, चार्ज हो गई। ठीक है, और एनकम्पर्ड ये भी नहीं हो सकता। हाँ, इसका जो सबसे सटीक, जो सबसे सही आंसर है वो एम्प्टी, क्योंकि लैडन का मतलब होता है बर्डन, किसी चीज का फुल होना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा एम्प्टी, खाली। ठीक है, आपका ये सॉल्व हो गया। अब फिर से इसने पूछा है मोस्ट अपोजिट वर्ड। सो यहाँ पर ये क्या वर्ड है, ये सबको आई थिंक पता है, दिस इज कॉल्ड मिसोजिनी। ठीक है, इसका मतलब होता है जो लोग वुमेन से हेट करते हैं, जो औरतों की चीजों से या उनसे हेट करते हैं, उसको बोलते हैं मिसोजिनी। और जो ऐसा वर्ड होता है उसको बोलते हैं मीजोगाइनिस्ट। ठीक है, तो ये एक टर्म है। तो विमेन हेटर तो ये इसका सिनोनिम हो गया, ये तो हो नहीं सकता। और सेक्सिस्ट भी ऐसा ही होता है, जो औरतों को ऑब्जेक्ट समझता है और उनपे अजीब अजीब कमेंट करता है, और नन तो हो नहीं सकता। फेमिनिस्ट होगा, क्योंकि फेमिनिस्ट वो इंसान है जो औरतों के हक के लिए, उनको आगे लाने के लिए काम करता है। तो मीजोगाइनी का ऑपोजिट क्या हो गया, फेमिनिस्ट। तो ये हो गया आपका करेक्ट। तो देखिए आपने 4 क्वेश्चन कर लिए, 10 में से 4 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो गए, 40% आपको मार्क्स मिल चुके हैं। अब आप जाएंगे यहाँ पर फटाफट, यहाँ पर आपने देखा इसको पैराग्राफ को। अच्छा, यहाँ पर आपकी क्या बात हो रही है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब भाई इसने पूछ लिया कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अब भाई मैं इतना बड़ा बादशाह आदमी नहीं हूँ कि मैं इसको सिर्फ देख के ही बता दूंगा कि क्या है, इसके लिए तो मुझे पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें भी ट्रिक है। ये पूछ रहा है 2008 इलेक्शन में भूटान में क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ भूटान ने हेल्प करी थी ऑफिशियल्स की, इलेक्शन कमीशन की। जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मॉन्क्स एंड नन्स वेयरिंग नेशनल ड्रेस, ये कीवर्ड्स होते हैं, ये आपने जल्दी से पढ़ा, दिमाग में बिठा लिया, फिर आप यहाँ पर आए। हु इज आशी सांगे चोडन वांगचुक, अच्छा ये नाम आ रहा है, इसके बारे में पूछना है कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, या क्वीन मदर है, कौन है। ठीक है, आपने जब पढ़ा आपके दिमाग में ये खुद ही बैठ जाएगा क्या क्या है। ठीक है, ये मोजो पार्क, ये पूछ रहा है कि मोजो पार्क के बारे में, तो 3-4 वर्ड आपके दिमाग में आ गए बार बार जब आपने पढ़े। ठीक है, और ये भी ऐसा क्वेश्चन है भाई, देखिए इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता।
मैंने आपको बताया कि मैं इतना बड़ा तो वो ज्ञानी आदमी नहीं हूँ कि मैं उसको देख के बता दूंगा कि हाँ यार ऐसा कौन सा आंसर है, कि बस मैंने टिक लगा दिया। इतना सारा ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, तो मुझे जाना पड़ेगा पैराग्राफ के ऊपर। तो मैं फटाफट यहाँ पर गया। तो जब आप इसको स्किम करेंगे ना, जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए। ठीक है, जैसे ये आपका ऐसा था, आपने पढ़ा इलेक्शंस वर इन द ईयर ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट डेमोक्रेसी व्हेन आई अराइव्ड इन थिम्पू। दिस वाज फॉर अ फन द इलेक्शन इन द कैपिटल सिटी दैट डोमिनेटेड द कन्वर्सेशन एट डिनर्स इवन इन थिम्पूज मोस्ट फन नाइट स्पॉट मोजो पार्क। ये आ गया कीवर्ड आपका। आप इस लाइन को करेंगे सीधा अंडरलाइन ऐसे करके, तो ये ऐसे दिखाई देगी आपको, थिम्पू मोस्ट फन नाइट स्पॉट मोजो पार्क। अब आप फटाफट गए आगे क्वेश्चन पे। सो मोजो पार्क क्या बोला उसने, बोला कि हाँ भाई म्यूजिक शो तो है। क्या था क्वेश्चन, सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ थिम्पू। ठीक है, थिम्पू में तो है, ये तो सही है। फेमस फॉर इट्स म्यूजिक शोज, हाँ उसने बोला है यहाँ पर ये कि भाई म्यूजिक शो के लिए आपका वो है। हाँ उसने बोला यहाँ पर, ये बोला कि द बेस्ट म्यूजिक इन टाउन। हाँ तो सही है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है इसका अगर हम देखें तो। ठीक है, ये हो गया म्यूजिक शो। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नॉर्थ ईस्ट में है, तो क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर सी। आपने ढंग से पढ़ा भी नहीं, सिर्फ आप यहां पर आए, आपने उसको देखा, जज किया, एंड फिर आप नीचे आ गए। ओके, 2008 इलेक्शन की बात हुई थी, प्रॉपर इलेक्शन और हेल्ड, सेंडिंग ऑफिशियल्स ये एक था, ऑप्शंस में था, इलेक्शन कमीशन भी आया था, तो आप यहां पर इसको अंडरलाइन कर लेंगे। फिर आप आगे जाएंगे, फिर आप देखेंगे मॉन्क्स एंड नन्स भी था, ये आप स्किमिंग करते हुए यहां रुके, फिर आपने ये अच्छे से पढ़ा। ओके, डीपली रिलीजियस नॉट अलाउड टू वोट, ठीक है, ऑल वोटर्स वेयर देयर नेशनल ड्रेस, ये भी था कहीं ना कहीं ऑप्शन में, तो यहाँ आपने स्किम कर लिया, बाकी सब आपने छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ स्किमिंग करने के बाद ऐसा दिखाई देगा। देखिए ये भी था ना, आशी सांगे चोरन वांगचुक वन ऑफ द क्वीन मदर्स, ये ऑप्शन में था। जब आप देखेंगे तो आपका ब्रेन खुद कहेगा कि ये वर्ड मैंने कहीं ना कहीं देखा है, बिकॉज व्हेन यू रीड समथिंग इट गेट्स इम्प्रिंट इन योर ब्रेन। ओके, इट एक्चुअली गेट्स स्टोर्ड इन योर माइंड। ऐसे आपको फटाफट पढ़ते हुए चलना है, लेकिन स्किमिंग करनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कीवर्ड्स है, उसको हाईलाइट करते हुए चलना है। फिर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इन अ वेरी इजी वे। सो ये बाकी जो क्वेश्चंस है ना, इसके आंसर आपको देने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। सो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, मैं आपको एक बार पैराग्राफ भी दिखा देता हूँ। और बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर सेल्फ देन नो बडी इज गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। तो ये आपका पैराग्राफ है। लेट मी जस्ट इरेज दीज ऑल थिंग्स। ये हो गया आपका पैराग्राफ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ हमने पूरी देख ली टेक्निक कि क्या होती है। मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट सारी बुक से लेके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे। स्टिल यू इफ यू हैव एनी डाउट you can join my telegram channel. Okay, the link is in the description box. Okay, and do subscribe my channel. Please like, share and comment. आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ट्रस्ट मी, जिसने ये वीडियो पूरी देखी है ना, उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो फियर है, इट विल बी कंप्लीटली आउट, वो निकल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दिस इज वी स्टडी 24/7 साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। और मैं बहुत जल्दी एक वोकैबुलरी की सीरीज भी स्टार्ट करूंगा इसी चैनल पे। ठीक है, और आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग वन टेस्ट सीरीज इन विच यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट of Supreme Court Junior Court Assistant, and stay tuned for these kind of amazing lessons. So thank you so much. This is V Study 24/7 signing off for today. Take care. Bye bye.